हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कक्षा 10th का 4 अगस्त का आंसर की लाइए आंसर की। तो आप लोगों के डिमांड पे हाजिर है कक्षा 10th का विषय साइंस का 4 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का आंसर की। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल कितने अंक के होंगे? टोटल 20 अंक के होंगे। तो इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें सबसे पहले आंसर की का सॉल्यूशन देखने मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। 100% तुम्हें यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर तुम्हें एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से जो सही ऑप्शन है उसे तुम्हें चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा है, जब कोई वस्तु दर्पण एवं अनंत के मध्य स्थित पर प्रतिबिंब बनाता है के लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है काल्पनिक, बी सीधा, सी उल्टा, डी छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छोटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां से तुम्हें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है जल, बी पे कांच, सी पे प्लास्टिक, डी पे कच्ची मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कच्चे मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एक गोलीय दर्पण एवं लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए यह किस प्रकार का दर्पण है या लेंस है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण लेंस, बी उत्तल दर्पण लेंस, सी ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह एक अवतल दर्पण और लेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एम्बुलेंस शब्द अस्पताल गाड़ी में उल्टा लिखा जाता है क्यों। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है आगे चलती गाड़ी द्वारा एम्बुलेंस वैन पहचान कर पास देने हेतु। ऑप्शन ई, यहाँ पे बी होता अस्पताल की गाड़ियों का तरीका है। ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन का यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आगे चलने वाले गाड़ियों द्वारा एम्बुलेंस वैन पहचान कर पास देने हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कार एवं दुपहिया वाहन के साइड मिरर होते हैं। ऑप्शन ए अवतल, बी उत्तल, सी बोथ ए एंड बी, डी समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, तो 7 में तुम्हें है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप के प्रश्न उत्तरी, जिसमें तुम्हें आंसर देने होंगे 20 से 30 शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक एक का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें पूछा है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे पूछा है तुम्हें प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पूछा गया है डायप्टर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 10 पे तुम्हें पूछा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब आओ इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की दो विशेषताएं। इस तरह से लिखना है। पहला विशेषता, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। सेकंड पॉइंट लिखना है तुम्हें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। और थर्ड पॉइंट लिखना है तुम्हें प्रतिबिंब दर्पण के उतनी पीछी बनती है
जितनी दूरी पर वस्तु के सामने होती है। और फोर्थ पॉइंट में तुम्हें लिखना है यहाँ पे, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, जो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब की बायां और बायां भाग दायां में दिखाई देता है। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि तुम्हें पूछा गया था, समतल दर्पण की दो विशेषताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था प्रकाश परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसको हम चित्र से बता दे तो तुम्हें इस तरह से, यह रहा तुम्हारा मिरर, और इसमें जो आपतित किरण होती है जो मिरर पे टकराती है, वो होता है आपतित किरण, और जो टकराने के बाद वापस जाती है उसे कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और जो 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे, उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो यह तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब आते हैं सेकंड नियम पे, जहाँ पे तुम्हें दिया गया है परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर हमेशा एंगल आर के बराबर होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा था डायप्टर क्या है। तो इसका उत्तर लिखोगे, डायप्टर लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक है और इसे डी से दर्शाया जाता है। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यात्क्रम के बराबर होती है, यानी कि लेंस का पावर बराबर 1/f होता है, यह कहा गया है। इस फोकस दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि हम लोग फोकस दूरी को हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। और इसका सूत्र P बराबर 1/f, जहाँ f मीटर में है। तो इस तरह से लिखना है तुम्हें डायप्टर का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर लिखोगे तुम इस तरह से, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल स्थिर एक समान नहीं होता है। तो तारों का टिमटिमाने का कारण होता है, पहला वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा वायुमंडल स्थिर और एक समान नहीं होता है, बल्कि हवा विभिन्न घनत्व वाले परतें होती हैं जो लगातार बदलती रहती है। जब तारों से आने वाली प्रकाश इन परतों से होकर गुजरता है तो वह लगातार अपवर्तित होता है और अपनी दिशा बदलता रहता है। इसी कारण हमारे आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है, तारे टिमटिमाते हैं इसके कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे, जहाँ पे तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें कम से कम 50 से 60 वर्ड में लिखना है। तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया था हीरा क्यों चमकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पूछा गया है क्या होगा जब प्रकाश की किरणें सीधी कांच की सतह पर गिरती है। तो इसका उत्तर देख लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्शन सी का, यहाँ पे तुम देख लो इसका आंसर। हीरा अपनी असाधारण चमक के लिए पूर्णतः आंतरिक अपवर्तन की घटना के कारण चमकता है, यानी कि हीरा जो कि किस कारण से चमकता है, आंतरिक परावर्तन के कारण। और यहाँ पे और 3 पॉइंट तुम्हें लिखना है। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है उच्च अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जो इससे अन्य पदार्थों की तुलना में प्रकाश को अधिक मोड़ता है। पहला कारण हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे निम्न क्रांतिक कोण। उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरे के लिए क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। सेकंड पॉइंट इस तरह से लिखोगे। थर्ड पॉइंट लिखोगे कटाव, यानी कि हीरे का विशेष तरीके से कटाव और पॉलिश किया जाता है ताकि प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करे, जो इस तरह बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करे। तो ये रहा तुम्हारा हीरे क्यों चमकता है इसका आंसर। इस तरह से तुम्हें लिखना है अगर फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त करना है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था क्या होगा जब प्रकाश की किरणें सीधे कांच की सतह पर गिरती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे तुम देख सकते हो, प्रकाश की किरणें सीधे कांच की सतह पर गिरती है तो ये दो घटनाएं होगी। पहला है अपवर्तन नहीं होता, प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन या मुड़ने पर सीधी कांच में प्रवेश करता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपतन कोण 0 डिग्री और स्नेल्स के नियम के अनुसार अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा। ये रहा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है आंशिक परावर्तन। हालांकि कुछ परावर्तन सतह में परावर्तित हो सकता है। यह परावर्तन प्रकाश की तीव्रता सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। आमतौर पर कुछ प्रकाश परावर्तित होती है और अधिकांश प्रकाश कांच के अपवर्तित होकर सीधा निकल जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का जो 4 अगस्त को पूछे जाने वाला मंथली टेस्ट का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं सोशल साइंस का सॉल्यूशन को लेकर।